नेतागण, भाइयों बहनों, बुजुर्गों, बच्चों, इस हार्दिक स्वागत के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस गर्मी में काफी समय से यहाँ इंतजार कर रहे हैं, मैं आपकी आभारी हूँ। गुजरात की इस धरती को, खासकर सौराष्ट्र, जिसका नाम हमेशा के लिए महात्मा गांधी जी के यादों से जुड़ा है, मैं इस महान धरती को प्रणाम करती हूँ। कल 169 वर्ष हो गए जब आपकी इस धरती से सूरज उभरा था, जिसने अपने जीते जी अहिंसा, एकता और संवेदना के आदर्श का उजाला न सिर्फ अपने देश में बल्कि विश्व के कोने कोने में फैला दिया। आजादी की शुरुआत से इन आदर्शों को ही कांग्रेस पार्टी ने अपने आदर्श माने हैं। कठिनाइयों का सामना करते हुए हमें गांधी जी से साहस मिला है, आशा मिली है, जिनके जरिए हम उन्नति के रास्ते पर बहुत आगे बढ़े हैं। हाँ, सच ये भी है कि हमें अभी मीलों आगे जाना है, लेकिन हम जहाँ से चले थे वहाँ से मीलों आगे आ चुके हैं। यह तो बहुत खुशी की बात है। जहाँ इसकी खुशी है वही यह दुख भी है कि हमारे विरोधियों को देश में ना कोई उन्नति दिखता है, ना प्रगति, लेकिन सिर्फ बर्बादी और अंधकार की बातें करते हैं। उनके इस शोर और उनकी उल्टी सीधी नारेबाजी में अक्सर जो अच्छी बातें हैं, जो सच्ची बातें हैं, वह लोगों तक नहीं पहुंच पाती। बड़ी बड़ी बातें तो बहुत से लोग करते हैं, लेकिन गुजरात की उन्नति के लिए कांग्रेस ने जितना किया किसी ने नहीं किया। गुजरात आज जिस क्षेत्रों में आगे है, रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल, टेक्सटाइल जैसे तरह के उद्योग, यह सब कांग्रेस के शासन में ही स्थापित हुए हैं। कुछ लोगों की आधाधीन होती है और उपलब्धि का तमगा अपने सिर पर लगाने की वे लगाते रहे, लेकिन सच्चाई ये है कि गुजरात के लोगों ने, सौराष्ट्र के लोगों ने, किसानों, मजदूरों, शिल्पकारों, दस्तकारों, व्यापारियों, उद्योगपतियों ने अपनी लगन और मेहनत से न केवल अपने राज्य में बल्कि दुनिया भर में नाम कमाया है। गुजरात में विकास की बुनियाद किसने रखी है? कांग्रेस पार्टी ने रखी है। नर्मदा का पानी सौराष्ट्र और बाकी गुजरात में लाने की योजना किसने बनाई? कांग्रेस ने बनाई, नेहरू जी ने बनाई। और गुजरात के महान सपूत सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में इसे सरदार सरोवर योजना का नाम दिया गया है। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि यह महत्वपूर्ण योजना किस लिए बनाई गई है? इसलिए कि लोगों को, खासकर हमारे किसान भाइयों को इसका फायदा मिले। लेकिन मुझे दुख है कि पिछले 10 साल में नर्मदा का पानी आज तक सौराष्ट्र नहीं पहुंचा।
आज भी यहाँ के किसान पानी के लिए तरस रहे हैं। यहाँ आत्महत्याएं भी हुई है। मुझे ये भी मालूम है कि गुजरात के कुछ इलाकों में सूखे की वजह से फसलों का काफी नुकसान हुआ है, चारे की भी कमी है। मैं चाहती हूँ कि राज्य सरकार सर्वे करके जल्द से केंद्र को भेजे ताकि किसानों को समय से बीमा राशि मिल सके। तो किसान हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए कठिन मेहनत करते हैं, अपना खून पसीना बहाते हैं। हमारी यूपीए सरकार ने किसानों की सिर्फ कर्ज माफी ही नहीं की, बल्कि उनके उत्पादन का एमएसपी खूब बढ़ाया और इतना बढ़ाया कि कोई सोच भी नहीं सकता था। बीज, खाद, सिंचाई और सस्ते दर पर बैंकों से कर्ज के क्षेत्र में भी बहुत से कदम उठाए हैं। अभी हाल में हम ही ने बाजार भाव पर कपास खरीदने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। मुझे यहाँ के मछुआरे भाई बहनों की समस्याओं का भी एहसास है और हमारी केंद्र सरकार उस पर भी जरूर ध्यान देगी। यूपीए की सरकार के जरिए आज भी यहाँ तरक्की के खूब काम हो रहे हैं। वे चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या ग्रामीण रोजगार के क्षेत्र में या मूलभूत बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के हो। यही नहीं, शायद आपसे ये बात जानबूझकर छुपाया जा रहा है कि यूपीए सरकार ने भाजपा की एनडीए सरकार से 50% ज्यादा फंड गुजरात के विकास के लिए दिए हैं। कांग्रेस को हमेशा यही विश्वास रहा कि जब तक गांव और किसान की प्रगति उस रफ्तार से नहीं होती जिस रफ्तार से शहरों में हो रही है, हम भारत को सही मायने में प्रगतिशील नहीं कह सकते। होता क्या है? होता ये है कि किसान की पैदावार सस्ते से सस्ते दामों खरीदी जाती है और शहर में महंगे से महंगे दामों बेची जाती है। क्या मैं पूछना चाहती हूँ, क्या किसानों का हक नहीं बनता है कि उनके पैदावार की सही कीमत उन्हें मिले? क्या शहर में आम इंसान का ये हक नहीं बनता है कि रोजमर्रा की जरूरत की चीजें उन्हें भी सही दाम पर मिले? ये कब संभव होगा? ये तभी संभव है जब किसान बिना किसी बिचौलिए के अपनी पैदावार सीधे शहर तक पहुंच सके। और यही है एफसीआई का मतलब। और इस पॉलिसी की एक खास महत्व यह है कि अगर कोई मुख्यमंत्री अपने प्रदेश में एफसीआई लागू नहीं करना चाहते हैं तो वह इसके लिए बाध्य नहीं है, ये उनकी इच्छा पर है। तो फिर मैं पूछना चाहती हूँ कि इस पर इतना हंगामा करने और जनता को गुमराह करने के क्या वजह है, क्या जरूरत है? आप इसके बारे में जरा सा सोचिए। जब आम आदमी आम जनता के हित में, देश के हित में कदम उठाते हैं तो हमारे ऊपर तरह तरह के हमले होते हैं, पथराव भी होते हैं, लेकिन हमने ना पहले कभी इसकी परवाह की है ना आगे कोई चिंता करे।
भाइयों और बहनों, आज हमें बहुत सी गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आप सब जानते हैं कि काफी समय से सारी दुनिया भारी आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही है। आज वहां यह स्थिति और भी गंभीर हो गई। शायद आपको मालूम ही होगा कि हमें अपनी जरूरत के मुताबिक 80% तेल बाहर से खरीदना पड़ता है। और एक और मैं बात में आपसे कहना चाहती हूँ कि जो तेल हम बाहर से खरीदते उस समय भाजपा इंडिया के जमाने में 32 रुपए बैरल पर था, लेकिन आज वो तेल 140 रुपए पर बैरल पर है। इस्पात और खाद भी बाहर से खरीदना पड़ता है। इसीलिए जब बाहर इन चीजों की कीमत बढ़ती है तो हम पर भी इसका भारी असर पड़ता है। फिर भी जिस तरीके से यूपीए सरकार आम आदमी, आम जनता को राहत देने की दिशा में आगे बढ़ रही है, उसी तरह क्या राज्य सरकारों की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वे भी अपनी भूमिका निभाए? अगर यहाँ की सरकार सचमुच लोगों को राहत देना चाहती तो वैट क्यों नहीं कम कर देती है? आप सब जानते हैं कि गुजरात में वैट सबसे अधिक है। जिन राज्यों में हमारी सरकारें हैं वहां रियायती दर पर 3 और गैस सिलेंडर देने का फैसला हुआ है। यह काम गुजरात में क्यों नहीं हुआ? गरीब आदिवासियों को जंगल को जमीन पर कानूनी अधिकार हमने ही दिया है, लेकिन गुजरात में उनको हक क्यों नहीं मिल रहा? यहाँ दलितों को अपना अधिकार मांगने पर गोलियां चलाई जाती है। यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जैसे नेताओं की भावनाओं का अपमान किया जाता है। यही नहीं, मेरी प्यारी बहनें भी सुरक्षित नहीं है। उन पर तरह के अत्याचार हो रहे हैं। एक बात जरूर है जिसकी हमें परवाह भी है, चिंता भी, और यह सवाल आज शायद देश के हर नागरिक के सामने है। यह सवाल जो भ्रष्टाचार के बारे में है। जहर फैलता है तो शरीर के हर अंग में जाता है। भ्रष्टाचार भी एक जहर है जो हमारे समाज, हमारी राजनीति और हमारी व्यवस्था के बदल में फैल गया। इसीलिए इससे लड़ने के लिए सबसे पहले हमने सूचना के अधिकार का कानून बनाया। जिन लोगों के खिलाफ हमें शिकायतें मिली उन्हें सख्ती के साथ कानूनी तौर पर सजा मिली। लेकिन भ्रष्टाचार के बारे में भाजपा की सोच क्या है, मैं जानना चाहती हूँ। क्या है? भ्रष्टाचार के सवाल पर उनकी कथनी और करनी का फर्क साफ दिखाई देता है, नियत का स्फोट साफ दिखता है। इसकी सरकारें भ्रष्टाचार से डूबी ही हुई है। सीएजी की रिपोर्ट और सबूतों के बावजूद भाजपा कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। यही नहीं, लोकसभा द्वारा पारित लोकपाल बिल को किसने राज्यसभा में पास नहीं होने
किसने, मैं आपको बताती हूँ, भाजपा ने पास नहीं होने दिया। और ये भ्रष्टाचार के बारे में बातें करते रहते हैं। आपके यहाँ पिछले 8 साल से लोकपाल की नियुक्ति क्यों नहीं हुई? ये लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं, सिर्फ हमारे खिलाफ है। लोकतंत्र में संसद ही वह जगह होती है जहां किसी भी राष्ट्रीय विषय या समस्या पर बात होती है, बहस होती है, दूध का दूध और पानी का पानी होता है, फिर वहां फैसले होते हैं। जो लोग संसद को ही न चलने दे, वह भ्रष्टाचार के विरोध है या तो इस देश के संविधान और लोकतंत्र के विरोधी है। ये फैसला मैं आप पर छोड़ती हूँ। आप समझदार हैं, आप सब समझते हैं, सब जानते हैं। तो भाई और बहनों, गुजरात का विकास कांग्रेस का संकल्प। शांति और सद्भाव के साथ प्रगति के रास्ते पर तेजी से चलने के लिए कांग्रेस का संकल्प है। किसानों, मजदूरों, मछुआरों, मेरी प्यारी बहनों, बच्चों, युवाओं, पिछड़ों, अकलियतों, आदिवासियों, दलितों के साथ ही समाज के सभी वर्गों के हितों के लिए संघर्ष करना कांग्रेस का संकल्प है। कुर्बानी है और इतिहास है। मैं आप सबको भरोसा दिलाती हूँ कि कांग्रेस पार्टी अपने इस रास्ते से न कभी हटी और न कभी हटेगी। हमें गांधी जी के दिखाए रास्ते पर चलना होगा। जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जैसे नेताओं से प्रेरणा लेनी होगी। हमारे विरोधी क्या करेंगे वह जाने, मगर हमको एक नया गुजरात बनाना है और बनाएंगे। इसलिए मैं आप सबका आह्वान करती हूँ कि आइए हम एक साथ मिलकर सौराष्ट्र की धरती पर यह संकल्प लें कि हम गुजरात की महान परंपराओं की रक्षा करते हुए एक नया गुजरात बनाएंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ दूर दूर से इस सभा में आने के लिए मैं आप सभी को दिल से धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। और आप मेरे साथ जोर से